बुक्स फॉर एवर में खुशामदीद। नावल सितारा शाम जिसकी राइटर हैं आमना रियाज, उसकी ये 21वीं एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। आगे वैगन ख़राब हुई है। रोड क्लियर होने और ट्रैफिक जाम खुलने में अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। शबी ने वापस गाड़ी में आकर बैठते हुए बेजारी से कहा। तन्वा को इससे भी ज़्यादा बेजारी महसूस हुई। एक तो कॉलेज की दिन भर की थकन, ऊपर से ये ट्रैफिक जाम, और इससे भी बड़ी मुसीबत कि शबी के सामने ज़बान भी नहीं खोली जा सकती थी। इतनी खौफनाक संजीदगी चेहरे पर सजा कर रखता था। डांटने में तो एक मिनट भी न लगाता। तन्वा दिल महसूस कर रह गई और गाड़ी से बाहर कोई दिलचस्पी तलाश करने लगी। तभी उसकी नज़र अरूश पर पड़ी और वो चौंक सी गई। कुछ आगे फुटपाथ के करीब अरूश खड़ी थी और अपने साथ खड़े हुए लड़के को तन्वा की तरफ इशारा करके कुछ कह रही थी। हाँ, तन्वा ने वाज़ेह तौर पर देखा। अरूश ने उसकी तरफ इशारा किया था। खौफ की तेज़ सी लहर उसके सारे जिस्म में दौड़ गई। शबी भाई प्लीज़ गाड़ी चलाइए, उसने सटपटाते हुए शबी से कहा। शबी अपने मोबाइल के साथ उलझा था। उसने गर्दन मोड़कर सरसरी सा उसे देखा। रास्ता तो खुलने दो, मुझे घर जाना है, तन्वा ने अपने खौफ और घबराहट पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा। शबी ने कॉल मिलाकर मोबाइल फ़ोन कान से लगा लिया। तन्वा का दिल जैसे कानों में धड़कने लगा। रूश और वो लड़का अगली गाड़ियों के दरमियान से रास्ता बनाते उसी तरफ आ रहे थे। तन्वा के हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे, रंगत जर्द पड़ गई, रोंगटे खड़े। दरमियान में महज एक गाड़ी का फासला रह गया था। तन्वा ने बेसाख्ता शबी का बाजू दबोचा। प्लीज़ शबी भाई गाड़ी जल्दी चलाइए, मुझे घर जाना है। इतनी लंबी ट्रैफिक की लाइन लगी हुई है, मैं क्या कंधों पर गाड़ी उठाकर चलना शुरू कर दूँ? शबी ने झुंझला कर कहा। तन्वा ने इतने वहशियाना अंदाज में उसका बाजू दबोचा था कि नाखूनों से बुरी तरह खराशे लग गए। नाखून देखे अपने, पता नहीं लड़कियों को ऊट पटांग फैशन करने का शौक क्यों होता है। उसकी तरफ ध्यान दिए बिना बोल रहा था, जबकि तन्वा के अवसान खता हो रहे थे। रूश और उस लड़के का हर कदम उठता कदम जैसे उसके दिल पर पड़ रहा था। आज ही जाकर नाखून ना काटे तो मैं तुम्हारे हाथ ही काट दूंगा। शबी हस्बे आदत पत्थर फोड़ रहा था। तन्वा की खौफ और सरासमगी से हालत बुरी थी। इस वक्त तो और भी मुसीबत हुई जब अरूश बिल्कुल उसके दरवाजे के करीब आकर रुक गई। उसे लग रहा था अभी वो हाथ उठाकर शीशे पर दस्तक देगी और शबी से उसकी शिकायत लगा देगी। ये हमाकत की हत्या की ये ख्याल आते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुम लड़कियां इतने उल्टे दिमाग की क्यों होती हो? अब नाखून काटना ऐसी बात है कि इस पर रोया जाए, उसने गुस्से के साथ झुंझला कर कहा था। फिर उस पर नज़र पड़ते ही खटका। वो सिर्फ रो नहीं रही थी, उसकी रंगत भी खतरनाक हद तक जर्द हो रही थी। शबी अपने आप में गुम रहने वाला इंसान था। उसने आज तक ना किसी मिजाज के रंग से आशनाई हासिल करने की कोशिश की थी, न चेहरे की रंगत से दिल का कोई तार जोड़ा था। वो नहीं जानता था ये लड़की जो उससे मंसूब है, जब उदास होती है तो उसका चेहरा कैसा लगता है, खुश होती है तो कितनी कलियां चुपके से उसकी रंगत में खिल जाती हैं। आंखों की झुकी हुई झालर तले कितने सितारे चमकते हैं। इन आंखों में आंसू छलकते हैं तो दिल के किस गोशे पर ठेस पहुंचती है। इसके ख्वाब क्या हैं, ख्वाहिशें कैसी, वो क्या सोचती है, वो क्या चाहती है? उसने कभी कोई ख्वाब देखा या नहीं? हाँ, वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था, कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। अलबत्ता वो ये ज़रूर जानता था जब बीपी लो होता है तो अच्छे अच्छों की रंगत जर्द हो जाती है। तबीयत ठीक है तुम्हारी? उसने पूछा। तन्वा चहको पहको रोती रही। शबी ने दूसरी बार कदरे नरमी से यही सवाल पूछा, लेकिन तीसरी बार ये खुद साख्ता नरमी जवाब दे गई। सुनाई नहीं देता तुम्हें? तन्वा ने डरकर झट अस्बात में गर्दन हिला दी। फिर बताती क्यों नहीं हो? या सेक्रेटरी आकर बताएगा? अंदाजुन्नुस उसने फिर सर हिला दिया। सेक्रेटरी आकर बताएगा? उसका गुस्सा बढ़ा, सर मशरिक मगरिब घूमा। ओ खुदा की बंदी, मुँह में जो एक अदद ज़बान है, इसको थोड़ी जहमत दे लो। ये इशारों की ज़बान मुझ कम फहम की समझ में नहीं आती। बेजारी सी बेजारी थी। तबीयत ठीक है? जवाब तो दे दिया। सियाहत अलबत्ता बंद शीशे के बाहर ही लगी हुई थी। फ्रेंड से झगड़ा हुआ है, भूख लगी है, टीचर ने डांटा है। अमूमन लड़कियां ऐसी मकाना बातों पर रोया करती। तभी वो पूछता चला गया, तो फिर रो किस खुशी में रही हो? मुसलसल नफ़ी में हिलते सर को देखकर वो और भी चिढ़ गया। तन्वा क्या बताती, उसे कौन सी खुशी लाहक है? अरूश किसी अफरियत की तरह उसके सर पर खड़ी थी और किसी भी लम्हा हाथ उठाकर उसकी तरफ का शीशा बजाने ही वाली थी, लेकिन उसे ये देखकर सख्त हैरानी हुई कि ऐसा कुछ भी ना हुआ जैसा वो सोच रही थी। अरूश चंद लम्हे उनकी कार के पास रुकने के बाद दूसरी तरफ निकल गई थी। तन्वा के सारे वजूद में सुकून इत्मीनान की लहर उतर आई। तुम पागल हो क्या? अभी रो रही थी, अभी हंस रही हो, वो भी बिला वजह। उसे मुस्कुराता देखकर शबी को जैसे पतंगे ही लग गए थे। दरअसल मुझे लंबे लंबे नाखून पसंद है शबी भाई। उसे बर वक्त बहाना सूझ गया और शबी का दिल चाह उसको उठाकर बाहर ही फेंक दे। इतनी देर से तुम इसलिए रो रही थी कि मैंने नाखून काटने को कह दिया? एक चीज़ होती है जिसे अकल कहते हैं। अगर तुम लड़कियां कभी कभार इस चीज़ का इस्तेमाल कर लिया करो तो सामने वाला बेजार होने से बच जाए। किस कदर है मकाना बातों पर तुम लड़कियां रिएक्ट करती हो।
बताओ, नाखून ऐसी चीज़ है कि उसका गम मनाया जाए? कल कोई मुंह धोने का कह दे तो उस पर भी रोने बैठ जाना। नाखून पसंद है, तुम कोई ढंग की चीज़ नहीं पसंद कर सकती? वो देर तक उसे लताड़ता रहा। तन्मय ने सब कुछ सर झुकाकर सुना। आपको लड़कियों के बारे में इतनी सारी बातें कैसे बताई शबीर भाई? बड़ी देर से ज़बान पर रोका सवाल उसने सादगी से पूछा। जवाबन शबीर ने उसे इतनी कड़ी नज़रों से घूरा कि तन्मय ने घबराकर सर इतना झुका लिया जैसे सजदाए रेज होने वाली हो। जंगल में नहीं बसता मैं, कोई सोशल सर्कल है मेरा, बहुत सी फ्रेंड्स हैं, मेरी बहनें भी हैं। फिर लड़कियों को समझना कौन सा मुश्किल काम है? 19-20 के फ़र्क से सारी एक से मिजाज की होती है। तुम हरगिज़ इस खुशफहमी में मुब्तला ना हो कि तुम जैसा कार्टून मैंने पहली बार देखा है। ट्रैफिक बहाल हो गई थी। शबीर ने इतनी अचानक गाड़ी आगे बढ़ाई कि तन्मा का सर डैशबोर्ड से टकराते टकराते बचा, मगर वो चिपकी बैठी रही। कहने के लिए कुछ था ही नहीं, अलबत्ता हल्की सी उदासी उसके दिल पर छाने लगी थी। ना मैं आपकी बहन, ना फ्रेंड, फिर आपकी ज़िंदगी में मेरी जगह कहाँ है? उसने कुर्ते हुए सोचा। आपने ठीक कहा, मुझे कोई ढंग की चीज़ पसंद नहीं आती। आप पसंद है। मेरी बदज़ौकी की इससे बड़ी निशानी और क्या हो सकती है? उसे फिर से रोना आने लगा, लेकिन इन आंसुओं को उसने फ़ौरन रोक लिया। मज़ीद किसी सवाल जवाब की मुतहम्मिल नहीं हो सकती थी। जलाल की मावा से अगली मुलाकात ब्रिटिश कौंसल की पार्किंग में हुई। वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ आया था। मावा और इनिया उस वक्त वापस जा रही थी। मावा को अपनी ज़रूरत की किताबें मिल गई थी। कार का लॉक खोलते हुए उसकी नज़र जलाल पर पड़ी और हस्बे आदत मुस्कुराकर और पुरजोश तरीके से हाथ हिलाकर उसने जलाल को विश किया। जलाल भी हस्बे आदत दिल ही दिल में सटपटाया और चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर उसकी तरफ आ गया। मुमकिन है वो उसे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाता, जिसकी तवक्को उसकी मुरव्वत की मारी हुई फितरत से तकरीबन नामुमकिन ही थी। अगर इनिया को उसके साथ न देख चुका होता। रश्मि अलग सलैग करके बेहद इसरार के बावजूद घर न आने पर अच्छी तरह लेताड़ लेने के बाद मावा यकायक उसकी बड़ी अम्मा बन गई। तुम्हारे ये दोस्त तो शक्ल से अच्छे बच्चे लग रहे हैं। अच्छी बात है कि तुम्हें अच्छे दोस्त मिल गए। आई एम हैप्पी फॉर यू। लेकिन इस रोज़ पार्क में मैंने देखा था अपने उसी सड़ियल दोस्त के साथ थे। बड़ी अफसोस की बात है, तुम्हें अपने फ़ायदे की भी समझ में नहीं आ रही। कितना समझाया था मैंने तुम्हें, अच्छे लोगों के दोस्त भी अच्छे होने चाहिए। उस लड़के जैसे मगरूर और सड़ियल और बदतमीज़ नहीं, जो उसे जज्बात में वो कुछ ज़्यादा ही बोल के। शबीउल अब्बास की शक्ल और बदतमीज़ लहजा याद आते ही उसे गुस्सा आने लगा। वो मेरा दोस्त नहीं है, भाई है। जलाल को उसकी नसीहतों से छुटकारा हासिल करने की एक ही राह दिखाई दी थी, सो बता दिया। लेकिन मावा को इतना सदमा पहुंचा कि हद नहीं। ओहो, इसका मतलब ये जुल्म तुम्हारे साथ तकदीर ने किया है। बड़ा अफसोस हुआ। क्या खैर, अब क्या हो सकता है? इंसान दोस्त को छोड़ सकता है, भाई को तो नहीं, चाहे भाई कितने ही सड़ियल बदतमीज़ मगरूर क्यों ना हो। मुझे तुमसे हमदर्दी है जलाल, गले पड़े ढोल को तो बजाना ही पड़ेगा। उसने गहरी मुतासिफ व हमदर्दी में डूबी सांस भरते हुए कहा। नहीं, आपको गलत फहमी हुई है। शबी हरगिज़ भी ऐसा नहीं है, जैसा आप समझती है वो तो बहुत अच्छा है। उसने शबी का दफा किया। देखा, मावा ने फ़ौरन चहक कर कहा। अच्छे इंसान की एक निशानी ये भी होती है कि वो किसी दूसरे की बुराई बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। वो फिर तुम्हारा भाई है, उसे डिफेंड नहीं करोगे तो क्या मुझे करोगे? जलाल से कोई जवाब न बन पड़ा। वैसे भी लगता नहीं था कि मावा कायल हो गई। मेरे दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं, मैं चलता हूँ। वो उन्हें खुदा हाफिज़ कहता अपने दोस्तों की तरफ चला गया। मावा होंठों के किनारे कानों तक फैलाए उसे जाता देखती रही, यहाँ तक कि इनिया ने टोक ही दिया। इतना क्यों मुस्कुरा रही हो? मावा ने चौंक के उसे देखा, फिर मुतबस्सिम लहजे में बोली। जलाल को देखकर पता नहीं मुझे इतनी खुशी क्यों होती है। इनिया ने ठटक कर मशकूक नज़रों से उसे देखा। ये तो किसी और ही बात की अलामत लग रही है। उस पर मावा ने खुश दिली से कहका लगाया और उसे चिढ़ाते हुए बोली। तुम्हारी गलती नहीं है। सियाने कहते हैं जो अपने दिल की हालत हो इंसान को वैसी ही अलामात दूसरों में नज़र आती हैं। और हस्बे तवक्को इनिया चिढ़ भी गई। हवा की बच्ची, बख्शो मुझे। अच्छा बाबा, छोड़ दिया, क्या याद करोगी? उसने चंद लम्हे सोचा, फिर एहसान करने वाले अंदाज में बोली। तुमने अभी तक शहरोज़ को देखा नहीं है। देखा होता तो जलाल के बारे में कभी शक का शिकार न होती। जलाल ऐसा हरगिज़ नहीं है कि उसे शहरोज़ पर तरजीह दी जाए। उसने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। वैसे तुम जलाल को कैसे जानती हो? उसने कुछ ख्याल आने पर पूछा। इनिया गड़बड़ा सी गई। हम एक ही टाउन में तो रहते हैं। वलीद से अच्छी सलाम दुआ है उनकी। उसने फ़ौरन बात संभाली। जलाल से अपनी ताल्लुकदारी वाज़े करने के लिए उसे शबी का तारुफ भी करवाना पड़ता और ये एक लंबी चौड़ी बल्कि उलझी हुई दास्तान थी जिसे वो मावा को सुनाना नहीं चाह रही थी। एक बात है मावा, अगर जलाल भाई को शहरोज़ पर फौकियत नहीं दी जा सकती तो फिर तुम्हें उनको देखकर खुशी क्यों नहीं होती? उसने बड़ी सहूलत से खुद पर से तवज्जो हटा दी थी। बड़ा अच्छा सवाल पूछा है तुमने। गाड़ी को मेन रोड पर लाते हुए उसने संजीदगी से सराहा। इस सवाल का एक जवाब तो ये है कि जलाल ने मेरी मम्मी की मदद की थी। मोहसिन है वो हमारा, इसलिए मैं उसे बहुत अप्रिशिएट करती हूँ।
और दूसरा जवाब यह है कि मिकी माउस और पिंक पैंथर को देखकर मैं हमेशा खुश होती हूँ। बहुत ही बदतमीज़ हो तुम तो मावा। इनिया जो तवज्जो से उसकी बात सुन रही थी पिंक पैंथर और मिकी माउस के नाम सुनकर बोली, जबकि मावा खुश दिली से कहका लगाकर हंसने लगी थी। अरसल और वासिक सीने पर बाजू बांधे बिल्कुल खामोशी और संजीदगी के साथ बेहद कड़ी नज़रों से उसे घूर रहे थे। जलाल ने फ़ौरन दफाई अंदाज में हाथ उठा दिए। इत्फाकन मिल गई थी, अब क्या इग्नोर करके तुम लोगों के साथ आ जाता? ये तो बड़ी बदतहजीबी की बात होती। लाइब्रेरी जाना है, लाइब्रेरी जाना है, सुबह से शोर मचा रखा था जनाब ने। पता चल गया हमें इतनी बेचैनी क्यों थी लाइब्रेरी आने की। और क्या, पढ़ाई का बहाना करके मुलाकातों का एहतमाम करना कहाँ की तहजीब है? वासिक ने भी नाराज़ी से कहा। और अगर मुलाकात ही करना थी तो हमें साथ लाने की क्या ज़रूरत थी मेरे भाई? डेट के भी कुछ असूल व ज़वाबित होते हैं। लेकिन खैर, तेरा पहला पहला चांस है, लेकिन हम हैं ना, यारों के यार, सब सिखा देंगे तुम्हें। अरसल ने जल्दी से एहसान करने वाले अंदाज में कहा। खुदा को मानो अरसल, जलाल ने बदक कर दुहाई दी। वो मेरी कोई डेट वेट नहीं है, अपने किसी काम से आई होगी यहाँ। बता तो रहा हूँ, इत्फाकन मुलाकात हुई है हमारी। पक्की बात है? अरसल ने आंखें सुकेड़ कर पूछा। मैं झूठ क्यों बोलूँगा अरसल, जैडी ने बेजारी से कहा। अच्छी बात है, जब तुम सीरियस ही नहीं हो तो फिक्रमंदी कैसी? मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा था, उस लड़की की बेतकल्फ़ी से मुतासिर ना हो जाना। ये जो बाहर से आई हुई लड़कियां होती हैं ना, उनकी अखलाकियात का मयार कुछ और तरह का होता है। मैं ये नहीं कहता कि वो लूज़ करैक्टर या करप्ट होती हैं, लेकिन हमारी वैसी बच्चियों के लिए, जो देसी बच्चियों के लिए जो बेतकल्फ़ी की इंतहा होती है, ये वहाँ से स्टार्ट पकड़ती हैं। आया कुछ अक्ल शरीफ में? मुझे समझा रहे हो ये सारी बातें? बच्चा हूँ मैं, ना ही ना समझ हूँ, और मैंने कौन सा उससे रिश्तेदारी बनानी है कि उन बातों का ख्याल करूँ? राह चलते कभी मुलाकात हो गई तो ठीक, वरना ना सही। जलाल ने शाने अचका कर कहा। दोनों सर हिलाने लगे। यहाँ शादी होता तो सही लुत्फ़ आता, वो उस लड़की के लिए बहुत संजीदा है। वासिक ने कहा। ओह खुदारा, अब शादी को ना बता देना, मैं लाइब्रेरी में मावा से मिला था, जान को आ जाएगी वो मेरी। जलाल ने मिन्नत भरे अंदाज में कहा। तो क्या हुआ? वासिक शरीर अंदाज में बोला। ये सारी एक्सप्लेनेशन उसे भी दे देना। अगर किसी लड़की से मैं सरेराम मिलता तो मुझे यकीनन इतनी वजाहतें अपनी बीवी को भी ना देना पड़ती जितनी तुम दोस्तों को मुतमईन करने के लिए देना पड़ती हैं। जलाल ने जल कर कहा था। वासिक और अरसल कहका लगाकर हंस दिए। इनिया कॉलेज से वापस आई तो बेहद बेजार थी, लेकिन बरामदे की सीढ़ियों के करीब सफ़ेद पत्थर के बेहद खूबसूरत गमले रखे देखकर उसकी सारी बेजारी उड़नछू हो गई। बोनसाई, दबे दबे से जोश के साथ वो गमलों की तरफ लपकी। वो हमेशा से ये प्लांट खरीदना चाहती थी, लेकिन हर बारी किसी न किसी वजह से उसका शौक़ पूरा होने से रह जाता था। फिर कुछ ये वजह भी थी कि बागबानी से अच्छी खासी दिलचस्पी होने के बावजूद उसका शौक़ अभी बहुत इब्तदाई मराहिल में था। इस बात का अंदाज़ा उसे फिजान से मिलकर हुआ था। वो जो 4 पौधे लगाकर ये समझती थी कि बागबानी पर अबूर हासिल कर चुकी है और उसे कोई मात नहीं दे सकता। फिजान से 2-4 बार की तफसीली गुफ्तगू के बाद अपना समूह लेकर रह गई। उसने अपना शोल्डर बैग और फोल्डर सीढ़ियों पर रख दिया और इश्तियाक से पौधों का जायज़ा लेने लगी। अनु बाजी, आज आप जल्दी नहीं आ गई? शाजिया नैक्सी की तरफ से लपकती हुई चली आ रही थी। तुम कहो तो वापस चली जाती हूँ, अनु ने मसरूफियत से जवाब दिया। हाय ना बाजी, वापस क्यों जाना है? शाजिया ने हंसकर ऐसे जवाब दिया जैसे इनिया अपने नहीं उसके घर आई बैठी हो। एक बात तो बताइए अनु बाजी, इन पौधों की खिदमतें करके आपका मिलता क्या है? नीरे सब्ज पत्ते ही पत्ते, फूल लगे तो वो भी कभी कभार, कोई फल लगता तो बंदा वहीं खाकर खुश हो ले। हाँ, हमारे गांव में तो एक से एक फल मिलता था, कभी लंगड़ा तो कभी चौंसा आम खाने को मिलता था, फिर ऐसा ऐसा किन्नू, मौसमी, शहतूत, इतने मीठे। शाजिया झूमती जा रही थी और चटखारे लेती जा रही थी। ऐसा लगता था जैसे आंखें बंद किए तसव्वुर ही तसव्वुर में अपने गांव पहुंची हुई हो। ज़रा देर को आंखें खोली तो पता चला इनिया गमलों के करीब पंजों के बल बैठी बुरी तरह उसे घूर रही है। तुम्हारी लंतनानी ख़त्म हो गई हो तो ये बैग अंदर ले जाओ और मेरे लिए जूस ले आओ। क्या ख़त्म हो गई? शाजिया ने उलझ कर पूछा। इनिया ने सर पीट लिया, फिर गहरी सांस भरकर बोली, कुछ नहीं। तुम अपने नन्हे दिमाग पर जोर न डालो, बैग उठाओ और जूस लेकर आओ। शाजिया नन्हे दिमाग वाली बात पर खफा हो गई और चुपचाप बैग और फोल्डर उठाकर अंदर जाने लगी। अरे हाँ सुनो शाजिया, ये पौधे कौन लेकर आया है? आपके कॉलेज आने के बाद फिजान साहब लेकर आ रहे थे। कह रहे थे इनिया से कहना अपनी मर्जी से रखवा लें, और 3 किताबें भी देकर गए हैं आपके लिए। शाजिया ने उसी खफकी भरे अंदाज में बताया और अंदर चली गई। इनिया का दिल यकबैक मुसरत और सदमे से धड़का और फिर जहन हर सोच से खाली हो गया, यूं जैसे कुछ देर पहले तक वो कुछ भी ना सोच रही हो। पता नहीं फिजान का ये अमल उसे अच्छा लगा था या बुरा। उन्होंने तो मुझे येलो गुड्स देने का वादा किया था। जिस वक्त वो छोटे छोटे कदम उठाती अंदर की तरफ जा रही थी उसे ख्याल आया था
मुझे इतनी सी मदद चाहिए तुम्हारी, दोस्त की इतनी सी मदद नहीं कर सकते? सादी ने जज्बात से चूर आवाज़ में कहा। जलाल उस वक्त अपने आइसक्रीम कप पर झुका हुआ था और हमतन गोश उसे सुन रहा था, लेकिन जुमला मुकम्मल होने तक हैरानी और बेयकीनी का ऐसा ज़बरदस्त झटका लगा कि मुंह की तरफ चमचा ले जाता हाथ ठटक कर रास्ते में ही रुक गया। चंद लम्हे सर झुकाए इस बात पर गौर करने के बाद उसने इसी अंदाज में सादी को देखा जो बहुत संजीदा लग रहा था और जवाब तलब नज़रों से उसे देख रहा था। आर यू इन योर सेंसेस? उसके लबों से बस इतना निकला। इसमें आउट ऑफ सेंस होने वाली क्या बात है? सादी ने कंधे उचकाकर पूछा। अच्छी लगती है वो मुझे, अगर मैं उससे शादी करने का सोच रहा हूँ तो इसमें गलत बात क्या है? उसका इत्मीनान काबिले दीद था। जलाल का दिल चाहा अपना सर पीट ले। सादी दुरुस्त कह रहा था, किसी लड़की से शादी का सोचना गलत नहीं था, गलत वो मुतालबा था जो सादी उससे कर रहा था। वो उससे मिलने अस्पताल आया था। उस वक्त सादी किसी बात पर जला बैठा था। उसने अपने साथ जलाल को बाहर चलने के लिए कहा। मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। सादी लॉ पढ़ रहा था और एक प्राइवेट अस्पताल में मुकीम था। जलाल को कहीं बाहर जाकर बैठने में क्या एतराज़ हो सकता था? वो दोनों अस्पताल से निकलकर एक आइसक्रीम पार्लर पर आकर बैठ गए। अरसल बता रहा था तुम लाइब्रेरी गए थे मावा से मिलने। जलाल का दिमाग भग से उड़ा। अरसल ने भलाखिर अपना काम दिखा दिया था। इस कदर ताकीद के बावजूद मैंने उसे बताया था इत्फाकन मुलाकात हो गई थी, लेकिन पता नहीं उसमें ये औरतों की तरह लगाई बुझाई की आदत कहाँ से आ गई है। जलाल ने झुंझलाते हुए मगर वजाहती लहजे में कहा था। यार जैडी, तुम्हारी थोड़ी सी फेवर चाहिए। मैं चाहता हूँ तुम मावा की मम्मी के पास जाओ और उनसे मेरी और मावा की शादी की बात करो। उसने जितने इत्मीनान और सुकून से कहा था उतना ही जलाल हक्का बक्का रह गया और उसके तासुरात देखकर सादी ने कहा, अच्छी लगती है वो मुझे, अगर मैं उससे शादी करने का सोच रहा हूँ तो इसमें गलत बात क्या है? गलत बात क्या होनी है? मेरी तरफ से तुम मावा को छोड़ जिससे मर्जी शादी का सोचो, लेकिन मुझसे क्यों चाहते हो कि उनकी बेटी की कुर्बानी के लिए छुरी मेरे हाथों समीना आंटी के घर तक पहुँचे? जलाल ने झुंझला कर कहा। क्या मतलब? सादी बुरा मान गया। उनकी बेटी मुझसे शादी करके कुर्बान होगी? यार हद है, कैसे संगदिल दोस्त हो तुम जो मेरी फीलिंग्स ही नहीं समझ रहे। सादी ने नरूठेपन से कहा। मेरे कहने का मतलब था शादी ही करनी है तो घर के किसी बुजुर्ग को भेजो, मैं अच्छा लगूंगा तुम्हारा रिश्ता लेकर जाता। दोस्त हो तुम्हारा, अब्बा तो नहीं। जलाल तो ने समझाने की कोशिश की। पहले तुम जाकर मेरे लिए राह तो हमवार करो, तभी तो अब्बा से बात करूंगा। उनको क्या खबर सादी कौन है, क्या करता है, किस खानदान का है? सादी ने कहा। किसी के लिए राह कैसे हमवार करते हैं? जलाल की मालूमात इस मामले में सिफर थी। ओहो, अब पूरा स्क्रिप्ट लिख कर दूं क्या? सादी सुलगा। जाकर उनको मेरे बारे में बताना, मेरी तारीफ़ें करना और ये कि मैं उनकी बेटी के इश्क में पहली नज़र में मुब्तला हो गया था। वो उसकी शादी मुझसे करवा दें, उनकी बेटी सारी ज़िंदगी खुश रहेगी। मैं उसके लिए आसमान से तारे भी तोड़ कर ला सकता हूँ अगर वो कहेगी। केटू की चोटी पर जमी हुई बर्फ़ का गोला गंडा बनाकर खाना है तो मैं उसे केटू से बर्फ़ पिला दूंगा। हत्ता कि अगर वो कहेगी अफ्रीका के जंगलात से वो नायाब जड़ी बूटी ढूंढ कर ला दो जिसे खाकर औरतें ज़्यादा से ज़्यादा अरसा हसीन और ख़ूबसूरत रह सकती है, तो यकीन मानो मैं वो जड़ी बूटी तलाश करने भी। बस। जलाल ने एकदम हाथ उठाकर उसे टोक दिया। इससे आगे एक लफ्ज़ भी मत कहो। तुम्हारा ख्याल है इतनी इलॉजिकल बातें सुनकर वो अपनी बेटी की शादी तुमसे करने पर राज़ी हो जाएंगी? हरगिज़ नहीं। यही तो तुम्हारा असल काम है। सादी ने मुस्कुराकर कहा। तुम्हें उनको कायल करना होगा, मैं बता रहा हूँ डैडी। मुझे वो ना मिली तो मैं मर जाऊँगा, सादी ने कतियत से कहा था। जलाल सर पकड़ कर बैठ गया। उसके दोस्त हर बार उसे मुश्किल में डाल देते थे। और वो तुम्हारी मंगेतर? उसको अचानक याद आया। मुझे याद आया, तुम्हारी मंगनी तो बचपन में हो चुकी थी। पहली नज़र की मोहब्बत के मुकाबले में बचपन की मंगनी की कोई हैसियत नहीं होती, सादी ने कहा। अगर एक बार मुझे तुम उनसे मिलवा दो तो मैं इस मंगनी का पत्ता ही साफ कर दूंगा। मेरे माँ बाप ने बचपन में मंगनी करके जुल्म किया था, मैं इस जुल्म के खिलाफ बगावत करूंगा। उसने हाथ लहराते हुए इनकलाबी अंदाज में कहा था। मुझे नहीं लगता सादी, समीना आंटी मानेंगी। देखो, मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता, लेकिन इस पहलू को भी तुम्हें मद्देनज़र रखना चाहिए कि उनमें और तुम में बहुत फ़र्क है। उनका वे ऑफ लिविंग तुम्हारे ख़ानदान से बहुत मुख्तलिफ है। फिर तुम लोग गांव के रहने वाले हो, वो मगरबी आज़ादाना माहौल की पली बड़ी है। जलाल ने अक्लमंदी के साथ उसे आईना दिखाना मुनासिब समझा था। मैं उसे पाकिस्तान से बाहर ले जाऊँगा, सादी ने तेज़ी से कहा था। वो जैसा लाइफ स्टाइल चाहेगी मैं उसे फ्राहम करूँगा। बस मुझे वो मिल जाए डैडी। मुझे लगता है उसके बगैर ज़िंदगी बहुत मुश्किल होगी। प्लीज़ मेरी मदद करो, उसने मदद भरे अंदाज में कहा था। जलाल सख्त मुश्किल में फंस गया। अच्छा ठीक है, भलाखिर जलाल ने उसके सामने हार मानते हुए कहा। मैं सिर्फ उनसे बात करके देखूंगा, वो राज़ी हो गई तो ठीक, वरना दूसरी बार मैं उनसे कुछ नहीं कहूँगा। ठीक है, सादी खुश हो गया। वो इनकार करेगी ही नहीं। तुम खुद बताओ, क्या मैं ऐसा हूँ कि कोई लड़की मेरे लिए इनकार कर सके? सादी ने गर्दन अकड़ाकर और इतरा कर कहा था। जलाल ने बगौर उसे देखा। सच बोलकर वो सादी का दिल दुखाना नहीं चाहता था।
इसलिए खामोशी से अपने कप पर झुक गया। मैं प्लांट्स के लिए आपको थैंक्स बोलना चाह रही थी, इनिया ने फैज़ान से झिझकते हुए कहा था। ठीक है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, आपको जो बोलना है इत्मीनान से बोल लीजिए। फैज़ान ने कलाई में रेस्ट वॉच बांधते हुए संजीदगी से कहा और अपनी नरम मुस्कुराहट समेत उसकी तरफ देखने लगे। इनिया बुरी तरह पछताई। वो निक्सिक से तैयार कहीं जाने के एहतमाम में थे। लग भी अच्छे रहे थे, बुरे कभी लगे ही नहीं। उस पर से शरीर सी चमक आंखों में समोई उस पर नज़रें टिकाए खड़े थे। मर्द शानदार हो, उस पर से खुश मिजाज हो, खुश इखलाक भी हो तो कम उम्री के लिए बड़ा मौलिक साबित हो सकता है। इनिया के अतमाद के पुरवे में सलबटे पड़ने लगी। आपने बहुत खर्चा कर दिया, इतना नहीं करना चाहिए था। अपने बिखरते हुए अतमाद को जमा करने की कोशिश में उसके लबों से यही जुमला निकला। ये शुक्रिया तो नहीं है, मेरा ख्याल है इसे जुमला या एतराज़ कहना ज़्यादा मुनासिब रहेगा। फिज़ान ने पुरसोच अंदाज में कहा। आप बहुत मुश्किल उर्दू बोलते हैं, इन्हें ने बेसाख्ता कहा। फिज़ान हंस दिया। कोई उर्दू दान सुने तो इस बात पर हंसे। काश मैं भी हंस सकती, इनिया ने रूहानसी होकर दिल ही दिल में सोचा। फिज़ान ने उसके झुके सर को बगौर देखा, फिर मज़ीद सताने का इरादा तय करते हुए पूछने लगे। नहीं, बोनसाई पसंद नहीं है क्या? तुम्हें पसंद है, लेकिन आपने तो कहा था कि मुझे येलो गोडीज देंगे। फिज़ान पल भर के लिए खामोश हो गए, फिर बात पलटते हुए कहने लगे। हाँ, येलो गोडीज भी दूंगा, गमले अभी तक वहीं पड़े हैं जहाँ मैंने रखवाए थे। मुझे लगा तुम्हें पसंद नहीं आए। नहीं, ऐसी बात नहीं है, पसंद तो बहुत आया, तभी तो शुक्रिया कहने आई हूँ, उसने जल्दी से कहा। मुझे बोनसाई के बारे में ज़्यादा नहीं पता, ये भी नहीं कि इसे ज़्यादा धूप में रखते हैं या कम, इसलिए मैंने उन्हें वहीं पड़ा रहने दिया। क्या आप खुद ही जगह ठीक जगह पर रखवा दें? हाँ ज़रूर, ये तो मैं कर दूंगा, फिज़ान ने मुस्कुराकर दोस्ताना अंदाज में कहा था। और तुम्हें शुक्रिया कहने की ज़रूरत नहीं है, दोस्तों में शुक्रिया जैसी कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती। मैं आपकी दोस्त तो नहीं हूँ, उसने बेसाख्तगी से कहा। फिज़ान ठटक से गया। आम सा जुमला, लेकिन लहजा खास, या शायद उन्हें ही लगा ये छोटी सी लड़की उन्हें क्यों बार बार चौंका देती थी। उन्होंने फ़ौरन सर झटक कर इस ख्याल को झटका जो फ़ौरन से पेशतर उसके जहन में जगह बना रहा था। हाँ, तुम दोस्त तो नहीं हो, तुम तो सहेली हो, लड़कियों के लिए यही लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, उन्होंने यूँ कहा जैसे बच्चों को बहलाते हैं। मुझे तुम्हारे लॉन में बोनसाई की कमी लगी तो ले आया, कुछ बल्ब और ट्यूब भी ऑर्डर किया है मैंने तुम्हारे लिए, क्या वो भी लेकर तुम शुक्रिया कहोगे? ऐसी फॉर्मेलिटीज़ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अच्छे लगेगा। अगली बार तुम शुक्रिया ना कहो। वैसे भी मेरी दानियाल साहब से बात हुई थी, उन्होंने ही मुझे कहा था अगर मैं कुछ प्लांट्स यहाँ लगवाना चाहूँ तो लगवा दो। मैं पौधों से दूर नहीं रह सकता। अच्छा है, जब तक पाकिस्तान में हूँ मेरी दिलचस्पी का सामान भी रहेगा। उन्होंने औंख भर पानी उसके दिल की खुशी पर डाला और उसी तरह मुस्कुराते हुए ये जा बोझा। इन्हें अपना सा मुँह लेकर रह गई। इतनी सी देर में खुदा जाने क्या क्या सोच चुकी थी। दिले खुश फहम, तेरा सचमुच बड़ा गर्क। वो गहरी सांस भरती जाली का दरवाज़ा धकेलती अंदर आ गई। मावा साहिबा हस्ब मामूल सोफे पर नीम दराज, पेट पर कुशन रखे, कुशन पर लैपटॉप ऑन करके खटाखट कीबोर्ड पर उंगलियां चला रही थी। टीवी पर कोई बोर किस्म का सियासी टॉक शो चल रहा था जो तो तीसरी जानिब म्यूज़िक सिस्टम पर एक सॉफ्ट सी धुन लगा रखी थी। आइए आइए इनिया साहिबा, आज आपको हमारी याद कैसे सताई? लैपटॉप की स्क्रीन पर नज़रें जमाए उसने मुस्कुराकर चिढ़ाया था। पहले तुम बताओ, टाइपिंग कर रही हो, टॉक शो देख रही हो या म्यूज़िक सुन रही हो? जब सारे काम एक साथ हो सकते हैं तो कोई एक काम क्यों किया जाए? आओ बैठो, उसने रिमोट से टीवी बंद करते हुए कहा। फिर दूसरा रिमोट उठाकर म्यूज़िक सिस्टम भी ऑफ कर दिया। चाय पिलाती हो तो बैठती हूँ, नहीं पीनी तो तुम्हें खुद पड़ेगी। अलबत्ता चाय बनाने के बारे में सोचा जा सकता है। मावा ने तजाहुल आरफाना से कहा। अब बैठ क्यों रही हो, जाओ चाय बना लो। इनिया को बैठते देखकर उसने कहा, मैं मेहमान हूँ। इनिया घूर कर कहा, कैसी तकल्लुफ़ वाली बातें कर रही हो इनिया, मैं तुम्हें मेहमान नहीं समझती। जाओ शाबाश चाय बना लाओ, मावा ने बेतकल्फ़ी से कहा। और हाँ, फ्रीज़र में चिकन नगेट्स होंगे, ज़रा वो भी फ्राई कर लेना। अगर तुम कहो तो दोपहर के खाने के बर्तन भी धो दूँ और किचन की हफ्तावार सफाई भी कर दूँ? इनिया ने जलकर पूछा। मावा जल्दी से बोली, अरे नहीं, इतना काम करने की क्या ज़रूरत है। इनिया गहरी सांस भरती किचन में आ गई और कुछ देर बाद जब पूरी ट्रे सजाकर वापस आई तो मावा सोफे पर पैर ऊपर रख कर बैठी उसकी मुंतज़िर थी। शाबाश, तुमने तो सारा काम बहुत जल्दी ख़त्म कर लिया, मावा ने मसरूर होकर कहा। साथ ही ट्रे उसके हाथों से लेकर मेज़ पर रख दी और एक नगेट्स खाते हुए बोली, समीना आंटी कहाँ हैं? सो रही हैं। और तुम इतना सोच सोच कर क्यों खा रही हो? इस स्पीड से खाओगी तो वो दो नगेट्स खाने तक मैं पूरी प्लेट साफ कर दूंगी। तुम खाओ, मुझे भूख नहीं है, इनिया ने चाय का कप उठाते हुए कहा तो मावा किसी कदर चौंक कर उसे देखने लगी। क्या बात है, परेशान लग रही हो? नहीं, परेशानी कैसी? वो सादगी से हंस दी, फिर पुरसोच अंदाज में पूछने लगी, मावा तुम्हें पता है जब मोहब्बत होती है तो कैसा महसूस होता है?
तुम बताओ कैसा महसूस हो रहा है आजकल? मावा को तो मौका चाहिए था, फ़ौरन शरारती अंदाज में पूछने लगी। इनिया गड़बड़ा गई। क्या मतलब? अरे मतलब छोड़ो, जो दिल में चल रहा है वो बताओ। वो जैकी और इनिया सचमुच इस कश्मकश से घबरा चुकी थी। एक आध में उसने फैसला कर मावा के सामने दिल का दामन खाली कर दिया। ये तय है कि वो मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन मोहब्बत, उसने तजब्जुब से कहा और पैर का नाखून खुरचने लगी। इसमें इतना सोचने की क्या बात है भाई, ये मोहब्बत ही है, मावा ने इसरार से बल्कि पुरवसोग अंदाज में कहा था। तुम्हें कैसे पता? मुझे सब पता होता है यार, मावा ने इतरा कर कहा। जैसे मुझे ये पता था कि तुम फैज़ान मामा में इंटरेस्ट ले रही हो। मावा नाम है मेरा, मम्मी कहती हैं ये तो उड़ती चिड़िया के पर भी गिन सकती है। ये कैसे मुमकिन था इनिया मैडम, आपके दिल की दास्तान तक ना पहुँचूँ? समीना आंटी तंज में कहती होंगी, इनिया ने कहा। मैं तो तारीफ़ में कह रही हूँ, वो इत्मीनान से कंधे अचका कर बोली। अच्छा अपनी तारीफ़ करना बंद करो और ये बताओ अब मैं क्या करूँ? करना क्या है? सीधे सीधे जाकर फैज़ान मामा को बता दो कि तुम उन्हें पसंद करती हो। उसने बासहूलत हल बताया। इनिया फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाने लगी। मैं नहीं कह सकती, वजह मुझे डर लगेगा। इनिया ने सर झुकाकर खफ़त से कहा। मेरे मामा से आई लव यू बोलना है या हिटलर से जो डर लगेगा? मावा सुलगी। पहले कंफर्म तो होने दो, ये मोहब्बत है या महज पसंदीदगी? उसने लाचारी से कहा था। मेरी बात मान लो, ये मोहब्बत ही है, मावा तहम्मुल से बोली। तुम्हें कैसे पता, जबकि अभी तक मुझे भी नहीं पता? इनिया ने सरल से पूछा था। मेरे ही जैसे किसी ज़हीन फ़िलासफ़र ने कहा है, मोहब्बत और यरकान को आंखों से ज़ाहिर होने से नहीं रोका जा सकता। तो तुम्हारी आंखें बता रही हैं, तुम्हें उनसे मोहब्बत हो चुकी है। जिस तरह यरकान इंतहा पर पहुंचकर हेपेटाइटिस में बदल जाता है, ठीक उसी तरह मोहब्बत शिद्दत इख्तियार करे तो इश्क बन जाता है। फिर इंसान दीवाना हो जाता है, उसे रातों को नींद नहीं आती, चांद को देखकर ठंडी आँखें भरने लगता है और उसका दिल चाहने लगता है अपने बाल बिखेर कर जंगलों में निकल जाए। बेहद संजीदगी भरे अंदाज में वो रत्ती भर भी संजीदा नहीं थी। ये तुम किसी आशिक का हाल बयान कर रही हो या पागल भैंसे का? पागल भैंसे का, संजीदगी से जवाब आया। इनिया ने सर पीट लिया। इस सर ने क्या कसूर किया? मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है इनिया, मोहब्बत करने से पहले मुझसे मशवरा कर लेती तो मैं ज़रूर तुम्हें बताती। किसी पत्थर से सर फोड़ लो, पंखे से फंदा लगाकर खुदकुशी कर लो, मगर फैज़ान मामा से मोहब्बत ना करो। मरो तुम। इनिया चटके से उठकर जाने लगी। मावा ने उसी तेज़ी से उसका रास्ता रोक लिया। खबरदार, बात को बीच में छोड़कर जाओगी तो मुझ जैसी बेहतरीन दोस्त से हाथ धो बैठोगी। वैसे भी मैं तुम्हें दिल से अपनी ममानी जान मान चुकी हूँ और जब तक अपनी ममानी जान की परेशानी दूर नहीं कर देती मुझे चैन नहीं आएगा। उसने ध्वंस भरे अंदाज में कहा। सुबहान अल्लाह, क्या बात है आपकी? इनिया ने जलकर कहा। ये तक तो पता नहीं आपके मामू जान के दिल में क्या है। मोहतरमा मुझे ममानी जान बनाए बैठी है। देखो, एक बहुत बेहतरीन फ़िलासफ़र ने कहा है, जब किसी मसले का हल ना मिल रहा हो तो क्रिकेट खेलना चाहिए और इसके बाद मसले का हल ढूंढना चाहिए। मावा ने साबका संजीदगी से कहा। और ये फ़िलासफ़र कौन है? इनिया ने घूर कर पूछा। तुम्हें मैं नज़र नहीं आ रही? मावा खिलखिलाई। इनिया उसे घूर कर बोली। मोहब्बत मुझे हुई है, लेकिन लगता है दिमाग तुम्हारा चल गया। इतनी दोपहर में क्रिकेट खेलेंगे? अब आए ना सही बात ज़बान पर। मावा ने खुशियों पुरजोश होकर ताली बजाई। इनिया सटपटा गई। नहीं वो, अरे छोड़ो ये वो, बस इतना काफ़ी है कि तुमको फैज़ान मामा पसंद है। मैं उनको समझा नहीं सकती, लेकिन उनको कायल करने के लिए तुमको बड़े अच्छे आइडियाज़ दे सकती हूँ। क्या बताऊँ कि फैज़ान मामा की रूखी पीकी ज़िंदगी में रंग भरने का ख्याल ही कितना खुशकुन है। चलो आओ, पहले चाय पीते हैं, फिर क्रिकेट खेलेंगे और इसके बाद बैठकर सोचेंगे कि तुम्हें क्या करना चाहिए। वो जैसे सारा कुछ तय किए बैठी थी। इनिया किसी सोच के तहत दोबारा बैठ गई। तो ये थी आज की एपिसोड। होपफुली कि आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।